ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको जो चैप्टर 4 पढ़ाया था केस स्टडी ऑन परफॉर्मेंस एनालिसिस के नाम से, जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट ने इसको नया नाम दे दिया है, रीनेम्ड एज एनालिसिस ऑफ मैनेजरियल परफॉर्मेंस। तो दोनों एक ही चीज़ है, नाम में खाली फ़र्क हुआ है, उससे कुछ भी अंदर का कंटेंट में चेंजेस नहीं है। मैनेजरियल परफॉर्मेंस, ठीक है। जो नया मैट आया इंस्टीट्यूट का उसमें नाम बदल दिया है, तो दोनों एक ही चीज़ है। हाँ, पहले क्या था, सीधा कैलकुलेशंस में ले जा रहा था, बट अभी थोड़ा सा इसके पीछे थ्योरीज़ बना दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि वो थ्योरीज़ को आप अच्छे से भी मेरे साथ समझ के लिख लेंगे। मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूँ नया इंस्टीट्यूट मैट। ये देखो, यहाँ पर नाम हो गया एनालिसिस ऑफ मैनेजरियल परफॉर्मेंस। इसमें ये दो नया आ गया है, ब्रदर, ये 3 पॉइंट नया आ गया एक तरह से, एरियाज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, बट मेनली ये दो नया है। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये दो छोटा सा चीज़ है, इसको भी हम लोग सीख लेंगे। थोड़ा सा जो इसमें से समझने का चीज़ है वो अपने यहाँ पे नोट्स में लिख के रख लेंगे, जिससे कि अपना सारा काम एक साथ हो जाए। तो पहला बात आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है। हालांकि ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस यू विल ऑल्सो गेट इन योर SPM सब्जेक्ट, उसमें भी परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो पहला बात आपको समझना है कि यहाँ पर कॉस्ट ऑडिट के हिसाब से, कॉस्ट ऑडिट के व्यू पॉइंट से परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब बताना है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब क्या होता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर ये हम पता कर सकते हैं तो अकॉर्डिंगली हम कंपनी का रुख, डायरेक्शंस बदल सकते हैं। सो फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट वी आर डूइंग, एंड देन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल वी विल बी एबल टू टेक डिसीजंस फॉर अ बेटर फ्यूचर, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल ऐसे किसका जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी ऐसे किसी का नहीं है, बट इंटरनल मैनेजमेंट अपना स्ट्रेटजीज़ को इवेलुएट करने के लिए ये सब करता है। और दूसरा, वैसे कस्टमर्स भी परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकता है, शेयर होल्डर भी परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकता है, और हमारा कॉस्ट ऑडिटर भी जाकर परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकता है। क्योंकि कॉस्ट ऑडिटर का जिम्मेदारी हम लोग कभी भी कॉस्ट ऑडिट तक सीमित नहीं रखे हैं। हम लोग हमेशा बोले हैं कि आप कंपनी का इफ़ेक्टिवनेस कैसे बढ़े उसके ऊपर भी काम करिए, उसके ऊपर भी कमेंट्स करिए। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है वो मैंने आपको बताया बेसिकली। तो उसमें कॉस्ट ऑडिटर का रोल क्या होता है कि कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट इम्पैक्ट्स और अदर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जानना चाहिए वो सब इस रिपोर्ट में हाईलाइट करता है। हालांकि 2011 वाला रूल्स जो था, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स, उसमें तो स्पेसिफाइड था कि उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट देना पड़ेगा। बट अभी आने वाला रूल्स जो है 2014 वाला, 18 वाला, 19 वाला, उन रूल्स में इसके बारे में नहीं बोला है। तो इंस्टीट्यूट का कहना है कि कॉस्ट ऑडिटर को अपने जिम्मेदारी पर फिर भी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जमा करना चाहिए। ध्यान रहेगा बात, ठीक है। सो वी आर डूइंग नाउ अ लिटिल बिट ऑफ नोट्स फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। आप इसको लिख सकते हैं मेरे साथ साथ। की पॉइंट्स लिखा दे रहा हूँ आपको। डिफरेंट मीनिंग फॉर मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स। कस्टमर्स को जैसे प्रोडक्ट से मतलब होता है, इन्वेस्टर्स को शेयर होल्डर का मतलब सिर्फ अपने रिटर्न से या डिविडेंड से या मार्केट प्राइस से होता है। गवर्नमेंट को ये रहता है कि वो कहीं अपना पावर को मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है, या फिर अपना टैक्स वैक्स ठीक से सबमिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कंप्लायंस प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो लाइसेंस दिया गया उसके अंदर में है कि नहीं, वातावरण को दूषित तो नहीं कर रहा है। ऐसे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट होता है। मैनेजमेंट को दोनों तरह से, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में इंटरेस्ट होता है। इसका पर्पस इज इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस
आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, can include many parameters the cost impact is significant. इसीलिए कॉस्ट ऑडिटर को इन्वॉल्व होना है, हेंस कॉस्ट ऑडिटर्स अप्रेजल इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, शॉर्ट में आपको बता दिया, बाकी लॉन्ग कट में आप इंस्ट्रूमेंट में जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल रिपोर्ट। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट तो इसमें CRA रूल्स 2011 में मैंडेट था, mandated to submit the report to board of directors or audit committee। दूसरा पॉइंट है नो मेंशन अबाउट इट इन 2014, 18, 19। सो इसलिए एडवाइजेबल ये है, स्टिल एडवाइजेबल टू submit the report to allow board of directors to have an idea about the operational activities of the company। ठीक है, इसके लिए कुछ स्टेप्स दिया हुआ है। टू बी टेकन बाय कॉस्ट ऑडिटर, स्टेप्स टू बी टेकन बाय कॉस्ट ऑडिटर। Number 1, discuss the objectives of report with management। मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करोगे कि इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है। नंबर 2, थोड़ा स्टेप्स ज़्यादा है, 7 स्टेप है, तो हम लोग बाकी का नीचे यहाँ लिख लेंगे। नंबर 2, की स्ट्रैटेजीज को आइडेंटिफाई करोगे
Number 3, choose the strategies that have cost impact. Strategies having cost impact. 4, activities that were impacted by the strategies. Selected and implemented. जो स्ट्रेटजी को आपने सिलेक्ट किया और इम्प्लीमेंट किया उससे किस किस एक्टिविटी को फ़र्क पड़ा ड्यूरिंग द ईयर. फिर 5th पॉइंट यहाँ पे लिख रहे हैं, आप नीचे लिख लो जहाँ पे मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पे लिख दूँगा. देखिए मेरा में क्या ना, मेरे नोट से बहुत लोग पढ़ रहे हैं और आपका नोट से आप ही पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे भी लिखोगे चल जाएगा. मेरे को थोड़ा ढंग से लिखना पड़ता है कि किसी को दिक्कत ना आए बाद में. 5th पॉइंट में आ जाओ. अब जो जो एक्टिविटीज़ अफेक्ट हुआ उसका कॉस्ट इम्पैक्ट. एनालाइजिंग द cost implications of the activities and linking it with its results, linking it with expected results of the strategy. मतलब कॉस्ट लगा बट रिजल्ट क्या आ सकता है. 6th, present the evaluation in a standard format. 7th, give explanations and assumptions. 8th, finalize the findings. After discussion with the concerned operating executives and the management. तो अपना मन से फाइनलाइज करके नहीं जाना है, डिस्कस करके फाइनलाइज करना है कि क्या इम्पैक्ट आया. ठीक है, तो ये स्टेप्स बहुत इजी है याद रखना ऐसे कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्ट मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना चाहिए, फिर उनका की स्ट्रेटजीज समझना चाहिए, आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड. आइडेंटिफाई मतलब खाली आइडेंटिफाई नहीं करना है, समझना भी कि वो क्या करना चाह रहे थे कंपनी मैनेजमेंट. फिर ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज़ को पकड़ो जिसका कॉस्ट इम्पैक्ट है. फिर एक्टिविटीज़ दैट वेर इम्पैक्टेड बाय द स्ट्रेटजीज टू बी सिलेक्टेड, एक्टिविटीज़ को पकड़ो, फिर उस एक्टिविटी का कॉस्ट इम्प्लीकेशन को एक्सपेक्टेड रिजल्ट से मैच करो, फिर उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट करो, एक्सप्लेनेशन दो, एजम्पशन दो, और फाइनलाइज द फाइंडिंग्स आफ्टर डिस्कशन विद द
हेड ऑफ द ऑपरेटिंग टीम और एंड एज द मैनेजमेंट, अपना मन से फाइनलाइज नहीं करना। ठीक है, इसके बाद ये जो यहाँ पर पॉइंट्स है ना, यहाँ पे जो ऑलरेडी दिए हुए 1 2 करके, ये सब को हम लोग बुला रहे एरियाज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। रेशियो के मदद से अपने प्रॉफिटेबिलिटी पता करते हैं। ठीक है, और भी जो जो है वो सारा जैसा है वैसा ही है, सिर्फ ये 2 थ्योरी पॉइंट था। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, जो एसपीएम में पढ़े थे वो एग्जैक्टली नहीं लिखना है, आपको कॉस्ट ऑडिट का व्यू पॉइंट से ये सब बात बताना है। और परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट में सीआरए रूल्स को मेंशन करना है कि 2011 में कुछ नहीं था, 2011 में तो था बट बाकी में कुछ नहीं था, तो उसको हम लोग एडवाइज़ यही कर रहे हैं कि आप फिर भी सबमिट करो, स्टेप्स क्या फॉलो करोगे वो आपको बता दिया। ठीक है, तो इजी है, एक बार और पढ़ोगे मोटा मोटी याद हो जाएगा, एग्ज़ाम के पहले दिन एक बार और देखोगे तो एग्ज़ाम में लिख भी पाओगे आप। चलो, तो इस सेशन में इतना ही था, बस जो 2 पॉइंट ऐड हुआ वो मैंने आपको बता दिया। ऑलराइट, बाकी सब एज इट इज़ है, आप कैरी ऑन करिए। टेक केयर।